नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम सुनते ही मतलब एक जोश सा भर जाता है, भगत सिंह। हाँ बिल्कुल। हमारे पास भगत सिंह एक क्रांतिकारी जीवन किताब के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जरिए उनके जीवन, उनकी सोच, उनकी विरासत की परतों को थोड़ा खोलें। हाँ, जो शायद उतनी आम न हो। बिल्कुल। आखिर कैसे वो सिर्फ 23 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा चेहरा बन गए, ये समझना दिलचस्प होगा। तो इस किताब के पन्ने पलटते हैं जरा। पता चलता है कि 1907 में जन्मे भगत सिंह की सोच पर सबसे गहरा असर पड़ा 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का। हाँ। तब वो सिर्फ 12 साल के थे। किताब साफ बताती है कि इस घटना ने उनके अंदर अंग्रेजी राज के खिलाफ एक ऐसी नफरत जगाई, एक ऐसी चिंगारी जो फिर कभी बुझी ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और किताब इसी मोड़ को उनके क्रांतिकारी समाजवादी बनने की शुरुआत मानती है। क्रांतिकारी समाजवादी। हाँ, मतलब उनका विजन सिर्फ राजनीतिक आजादी तक नहीं था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ किसानों का, मजदूरों का शोषण न हो। अच्छा। और किताब के मुताबिक इसी सोच के चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में, मतलब घर बार परिवार का सुख छोड़ दिया और पूरी तरह देश की आजादी के लिए खुद को सौंप दिया। ये वाकई गौर करने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में इतनी साफ सोच। बिल्कुल। किताब उनके जीवन की कुछ और अहम घटनाओं का भी जिक्र करती है, जैसे 1928 में लाला लाजपत राय की मौत। हाँ, वो लाठीचार्ज वाली घटना। हाँ, उसके बाद बदला लेने की घटना जिसमें गलती से अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स मारे गए। फिर 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। किताब इन घटनाओं के पीछे की जो सोच है उस पर क्या कहती है? देखिए, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि असेंबली में बॉम्ब फेंकने का मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बटुकेश्वर दत्त के साथ उनका इरादा, उनके ही शब्दों में, बहरों को सुनाना था, मतलब अंग्रेजी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाना। हाँ, इस पहुंचाना। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे के नारे लगाए और फिर खुद को गिरफ्तार करवाया। अच्छा, खुद ही? हाँ, ये सिर्फ गुस्सा या एक रिएक्शन नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी विचारधारा काम कर रही थी। और ये विचारधारा क्या थी? किताब किन चीजों पर फोकस करती है? किताब के अनुसार भगत सिंह सामाजिक बराबरी में यकीन रखते थे, धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना, और क्रांति से बदलाव। हाँ, उन पर कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों का काफी असर था। लेकिन किताब ये भी बताती है कि उन्होंने इन विचारों को भारतीय हालात के हिसाब से समझा और अपनाया, ये नहीं कि बस कॉपी कर लिया। और धर्म के अंधेपन को, जो अंधविश्वास होता है, उसको उन्होंने पूरी तरह नकारा, जैसा उनके मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं से साफ जाहिर होता है। अच्छा, तो इन सब घटनाओं और विचारों का नतीजा क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार किया है, मुकदमा चला और फिर फांसी की सजा। हाँ, किताब शायद बताती होगी कि जनता में इतना गुस्सा था, दया की अपीलें भी हुई, फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें क्यों नहीं बख्शा? हाँ, किताब इस पहलू पर भी बात करती है। असल में उनके बढ़ते प्रभाव और उनके जो ये क्रांतिकारी विचार थे, उनसे अंग्रेजी हुकूमत काफी घबरा गई थी। डर गए थे वो? बिल्कुल। उन्हें लगता था कि ये चिंगारी और फैल सकती है। तो भारी जनविरोध के बावजूद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च, शहीद दिवस। हाँ, वही दिन आज शहीद दिवस कहलाता है। पर उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। सही बात है। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह उन्हें एक नायक माना जाता है। अनगिनत किस्से, किताबें, फिल्में बनी हैं उन पर। और वो नारा, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी मतलब आंदोलनों में गूंजता है, लोगों को प्रेरणा देता है। इस किताब के आईने में हमने देखा कि भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वो एक गंभीर विचारक थे, एक क्रांतिकारी समाजवादी थे। बिल्कुल। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने उन्हें रास्ता दिखाया और उनकी सोच और उनकी कुर्बानी ने इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भगत सिंह के जो विचार थे, क्रांति के जरिए बदलाव लाना, सामाजिक बराबरी, धर्म को निजी मामला मानना, ये विचार आज हमारे समाज और हमारे वक्त के लिए कितने मायने रखते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।